Hey guys, this is Ashok Kumar Singh. Once again, you welcome to our YouTube channel Educational Expertise. इससे पहले हम बात कर चुके हैं ग्रीक जोग्राफर्स की, उसके बाद हमने बात करी रोमन जोग्राफर्स की। देखिए, दोनों एरा के अंदर ज्योग्राफी का डेवलपमेंट जो है वो काफी तेजी से हुआ। बट एक टाइम ऐसा भी आता है कि जब ज्योग्राफी का जो डेवलपमेंट है वो रुक सा जाता है। तो उसी रुके हुए टाइम को हम क्या कहते हैं, यूरोप में भौगोलिक विज्ञान और अंधकार युग, यानी हम बात करेंगे डार्क एज की, जो कि पूरे के पूरे यूरोप कॉन्टिनेंट के ऊपर आ गई थी, जिसकी वजह से ज्योग्राफी का जो डेवलपमेंट है वो ऑलमोस्ट रुक सा गया था। तो चलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखते हैं। एंड प्लीज जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि ये वीडियो जो है लोगों को लोग इसका फायदा उठा सकें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हम बात करेंगे अंधकार युग यानी डार्क एज की बात करने जा रहे हैं। तो डार्क एज की शुरुआत होती कैसे? तो देखिए, रोमन साम्राज्य का पतन हो चुका था, उसका विघटन हो चुका था। दुनिया के यूरोपीय देश जो है वो दक्षिण पश्चिमी एशियाई हिस्सों में साहित्य, विज्ञान और अन्वेषण में गिरावट आ गई। देखिए हुआ क्या, एक्चुअल में अगर मैं बात करता हूं कि दक्षिण पश्चिमी एशियाई देश और यूरोप कॉन्टिनेंट जो था, दोनों के बीच में जो लिंक था वो टूट गया था। डार्क एज आते ही ये जो लिंक है वो टूट गया। जैसे ही रोमन साम्राज्य का पतन हो गया तो उसके बाद क्या हुआ, यूरोप में अलग अलग लोगों की जो ताकतें हैं वो बढ़ने लगी। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, ऐसा नहीं है कि दक्षिण पश्चिमी एशिया में डेवलपमेंट नहीं हुआ, डेवलपमेंट चलता रहा है। यानी अगर मैं बात करूं चाइना, भारत और दक्षिण पूर्वी एशिया की बात करता हूं, तो इन तीनों जगह पर जो भूगोल का डेवलपमेंट है वो कॉन्टिन्यूसली चलता रहा। बट अगर मैं बात करता हूं रोमन साम्राज्य की, तो वहां पर जो डेवलपमेंट है वो ऑलमोस्ट बिल्कुल खत्म होने के कगार पे आ गया था। ठीक है, उसके बाद हुआ क्या, टॉलमी की एक बुक आई थी, इस बुक को नोट कर लीजिएगा, द गाइड टू ज्योग्राफी। ठीक है, द गाइड टू ज्योग्राफी। क्योंकि ये बुक इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपके नेट के एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है, पीजीटी में भी आ चुका है। तो आई होप ये कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। जैसे ही टॉलमी ने द गाइड टू ज्योग्राफी बुक पब्लिश करी, उसके 5 साल के अंदर क्या हुआ, 5 साल की अवधि के बाद, ठीक है, ये लास्ट पब्लिकेशन था टॉलमी का, जो कि रोमन साम्राज्य के एक बहुत अच्छे भूगोलवेत्ता रहे। तो इनके पब्लिकेशन के 5 साल बाद, यानी 200 ईसा पूर्व से लेके 700 ईसा पूर्व तक जटिलता बढ़ती रही, उथल पुथल होती रही, चीजों का युग जो है वो चेंज होता रहा। तो इस अवधि के दौरान भूगोल की जो नॉलेज थी, जो ज्ञान था, वो ऑलमोस्ट खत्म हो गया था, ऑलमोस्ट जीरो हो गया था। यानी टॉलेमी वो आखिरी भूगोलवेत्ता थे जब तक ज्योग्राफी की जो नॉलेज है लोगों को मिलती रही। पर उसके बाद डार्क एज की शुरुआत जो है वो 200 से 700 ईसा पूर्व तक रही, तो चीजें कॉम्प्लिकेटेड होती चली गई। इस अवधि के दौरान विज्ञान और मानविकी के किसी भी क्षेत्र में मौलिकता का एक भी काम नहीं हुआ। यानी ना तो हमने साइंस की बात करी, ना हमने ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करी। इन 500 ईसा पूर्व के मध्य में कोई भी बात नहीं हुई। भूगोल के सिद्धांत जो थे वो ग्रीक और रोमन काल के गौरव से ही, मतलब अगर मैं बात करता हूँ ग्रीक और रोमन्स का, तो उनका ही डेवलपमेंट रहा। पर उसके बाद ऐसा कोई भी काम नहीं हुआ, ऐसी कोई भी खोज नहीं हुई भूगोल के संदर्भ में कि भूगोल का जो है वो विकास हो सके। ऑलमोस्ट जो डेवलपमेंट था ज्योग्राफी का वो वहीं पर रुक गया। मतलब टॉलमी की द गाइड टू ज्योग्राफी के बाद ऑलमोस्ट डेवलपमेंट खत्म। तो ये चीज याद रखेंगे, एग्जाम में क्वेश्चन भी बन सकता है कि वो कौन से आखिरी भूगोलवेत्ता थे जिसके बाद ज्योग्राफी का जो है अंधकार युग शुरू हो गया। तो वो टॉलमी थे। ठीक है, उसके बाद हम ये डिस्कस करेंगे कि इस प्रतिगमन के लिए, जो कि 300 से 500 ईसा अवधि के दौरान सबसे तीव्र रहा, कौन कौन सी चीजें जिम्मेदार थी। तो वो कौन कौन सी चीजें थी जिसकी वजह से जो ये अंधकार युग है वो छाया रहा पूरे यूरोप के अंदर। तो देखिए, रोमन साम्राज्य के कुछ हिस्से जैसे डेसिया, गॉल, स्पेन बर्बर के हाथों में चला गया। तो बर्बर जो जनजाति के लोगों ने इन एरिया के ऊपर कब्जा कर लिया। उत्तरी अफ्रीका पर बर्बर लोगों ने कब्जा कर लिया। ठीक है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या हो गया कि यात्राएं करना एक जोखिम काम हो गया, क्योंकि उत्तरी अफ्रीका जो है वो एक बहुत बड़ा कोस्ट एरिया है जो मेडिटेरियन यानी भूमध्य सागर के साथ जुड़ा हुआ है। तो अगर वहां पे बर्बर लोगों का कब्जा है तो वहां से एक जगह से दूसरी जगह यात्रा करना एक बहुत खतरे का काम हो जाता था। इस चक्कर में भी भूगोल का विकास क्या हो गया, बिल्कुल रुक गया। उसके बाद मध्य और सुदूर पूर्व लगभग पूरी तरह से फारसी अरब पर एबिसिनियाई लोगों के हाथों में चला गया। तो जो फारसी और अरबी क्षेत्र था वो एबिसिनियाई लोगों के हाथों में चला गया।
इसके अलावा कैस्पियन के रास्ते डैरियल दर्रे से होकर मध्य एशिया तक उत्तरी भूमि मार्ग सबसे साहसी लोगों के लिए भी सुरक्षित नहीं था। तो यानी जो कैस्पियन सागर से लेकर डैरियल दर्रे तक का जो रास्ता था, जो कि हमें मध्य एशिया तक ले जाता था, वो रास्ता भी क्या हो गया, बिल्कुल स्टॉप्ड हो गया। यानी कितना भी बहादुर इंसान क्यों ना हो, अब वो उस रास्ते से आगे नहीं जा सकता है, जिसकी वजह से नॉलेज यानी यात्राएं रुक गई। अब यात्राएं रुक गई तो भूगोल का विकास तो असंभव सा हो गया, क्योंकि उस टाइम पे यात्राओं की मदद से ही हमने भूगोल की डेवलपमेंट को होते हुए देखा है। पर अब यात्राएं जब रुक गई हैं तो हम कैसे कह सकते हैं कि भूगोल का डेवलपमेंट होगा। उसके बाद राजनीतिक अस्थिरता के अलावा भूगोल के सैद्धांतिक अध्ययन का पतन धीरे धीरे होता रहा। क्यों होता रहा? लोगों की गलत सोच की वजह से। लोगों ने विज्ञान को श्राप मानना शुरू कर दिया, इसीलिए वो जो विषय है वो बिल्कुल खत्म होने के कगार पे आ गया। उस समय अधिकांश ईसाई लेखकों का रवैया किसी प्रकार वैज्ञानिक जांच को बढ़ावा देने का नहीं था। सिंपल सी बात है, जितने भी साइंटिफिक आपके डेवलपमेंट हो रहे थे उस टाइम पे, तो ईसाई जितने भी लेखक थे उन्होंने उस चीज को बुरा माना। उन्होंने उसको माना कि वो अब उनके भगवान के खिलाफ बातें लिखी जा रही हैं। तो इसी चीज के चक्कर में जो भूगोल का विकास है वो ऑलमोस्ट क्या हो गया, धीरे धीरे घटने लगा। पृथ्वी के आकार और आकृति के बारे में किसी भी वैज्ञानिक जांच को हतोत्साहित किया गया। यानी उन्होंने बिल्कुल रोक दिया लोगों को कि आपको पृथ्वी से जुड़ी हुई, ना तो आप पृथ्वी के आकार के बारे में कोई डिस्कशन करेंगे, ना पृथ्वी की आकृति के बारे में आप कोई भी डिस्कशन नहीं करेंगे। अब डिस्कशन कौन करेगा? सिर्फ ईसाई समुदाय। यानी ईसाई समुदाय का जो है वो कंट्रोल हो गया, यानी पूरे चर्च का है वो कंट्रोल हो गया था पूरे यूरोप के अंदर। जो चर्च कहेगा वही बात माननी पड़ेगी लोगों को और विज्ञान को भी। ठीक है। फिर चर्च ने ब्रह्मांड विज्ञान को कम मूल्यवान कहना शुरू कर दिया, क्योंकि मूसा भगवान के सेवक ने पृथ्वी के आकार और परिधि के संबंध में कुछ नहीं कहा। तो यानी चर्च ने ऑलमोस्ट जो आपका कॉस्मोलॉजी था उसको बिल्कुल हतोत्साहित कर दिया, उसको खत्म कर दिया, ताकि हम चीजों को क्या कर सके, डेवलप ना कर सके। यानी जो चर्च कहेगा वही सच होगा, चाहे वो पृथ्वी को फ्लैट बताए चाहे कुछ भी, वही सच माना जाएगा। दुर्भाग्य से फादर कैसोप्रिस छठवीं शताब्दी के प्रारंभ में और फादर इसीडोर 7वीं शताब्दी के प्रारंभ में पृथ्वी को सपाट सतह के रूप में वर्णित किया। तो इन दो फादरों ने ये बोल दिया कि जो पृथ्वी है वो एक सपाट है, यानी फ्लैट सरफेस है, ना तो वो गोल है ना ही वो अंडाकार है, वो एक फ्लैट सरफेस है। ठीक है, छठी और शताब्दी की बात इन्होंने कर दी। यानी दूसरे शब्दों में उत्पत्ति की शाब्दिक व्याख्या को ब्रह्मांड की टॉलमिक प्रणाली और गोलाकार पृथ्वी की अवधारणा के सामंजस्य में नहीं लाया जा सका। यानी टॉलमी ने जो बात कही थी कि पृथ्वी गोल है, उस चीज को टोटली इग्नोर कर दिया गया और चर्च ने क्लियरली ये बात कह दी, इन दोनों फादरों ने ये बात कह दी कि जो पृथ्वी है वो सपाट है और पूरे यूरोप को ये चीज माननी पड़ेगी, क्योंकि पूरे यूरोप के ऊपर चर्च का कब्जा था। अब जो चर्च कहेगा वही तो वो लोग मानेंगे, अदरवाइज तो कुछ भी पॉसिबल नहीं था। तो इसी के चलते जो भूगोल का विकास है वो ऑलमोस्ट क्या हो गया, रुक सा गया था। समझ रहे हैं आप? उसके बाद स्टेप बाय स्टेप मैं आपको इसलिए करा रहा हूं ताकि चीजें बिल्कुल क्लियर रहें, स्टोरी के हिसाब से हम चल रहे हैं। सो प्लीज वीडियो को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब गाइस जरूर करें, क्योंकि हम बहुत अच्छी अच्छी चीजें आपके सामने ला रहे हैं, ये आपको भी मालूम है। चलिए अगला पॉइंट है कि रोमन शक्ति के पतन के समय, जिसके दौरान रोमन ने कुछ नया योगदान नहीं दिया। देखिए जब रोमन का पतन होने लगा तो रोमन ने क्या किया, कुछ नया योगदान देना मतलब इम्पॉसिबल ही हो गया उनके लिए। इस काल में लोगों के मन पर धर्म हावी हो गया और चर्च द्वारा उन्हें वैज्ञानिक प्रश्न उठाने की अनुमति नहीं दी गई। इसे यूरोप में विज्ञान के विकास में भी अंधकार युग कहा। मतलब क्या हुआ कि जितने भी आपके यूरोप के लोग थे उनके ऊपर धर्म हावी हो गया, यानी ईसाई जो धर्म है उनके ऊपर हावी हो गया। इसीलिए चर्च ने ये कह दिया कि जितने भी आपके साइंटिफिक कॉन्सेप्ट थे उनसे रिलेटेड कोई भी प्रश्न जो है वो जनता नहीं उठा सकती। तो ज्योग्राफी का तो अंधकार युग रहा ही रहा है, उसके साथ साथ ये विज्ञान का भी अंधकार काल कहला गया। ठीक है। अधिक से अधिक इस अवधि के विद्वानों ने पूर्वजों के कार्यों को सटीक लेकिन निष्फल बताया। यानी उन्होंने अपने पूर्वजों के कार्यों को कहा कि हाँ भाई ठीक बात कही है, बट उसका आज के टाइम से कोई भी लेना देना नहीं है। उन्होंने उनके कान भर दिए इस तरीके से, और ऐसी स्थिति किसी भी चीज को अस्वीकार कर दिया जो कि धर्म के हठ धर्मिता के अनुरूप नहीं थी। यानी वो उन सारी चीजों को उन्होंने बिल्कुल बैन कर दिया जो उनके धर्म के अगेंस्ट जा रहे थे। यानी विज्ञान और भूगोल को तो बिल्कुल ही खत्म कर दिया। ठीक है। ऐसे बौद्धिक वातावरण ने महत्वपूर्ण वैज्ञानिक विश्लेषण के किसी भी विकास को अवरुद्ध कर दिया।
यानी जाहिर सी बात है, जब इन्होंने बोला कि चर्च जो कहेगा आपको वही बात माननी है, तो वैज्ञानिक डेवलपमेंट वहीं पे बिल्कुल खत्म हो जाता है। ठीक है। दुनिया की जो अवधारणाएं ग्रीक और रोमन काल में विकसित हुई थी, उन्हें चर्च की शिक्षा के अनुरूप नया आकार दिया गया। ठीक है। यानी जो चीज ग्रीक और रोमन ने डेवलप करी इतनी मेहनत करके, उन्हीं की चीजों को उन्होंने चर्च ने क्या कर दिया, अपनी एजुकेशन पॉलिसी में चेंजेस ला दिए। जैसे सबसे बड़ा चेंज यही था कि पृथ्वी जो है वो एक चपटी डिस्क है। ठीक है। और जिसका केंद्र यरूशलेम है, यानी जेरूशलेम है जिसका केंद्र, उन्होंने केंद्र जेरूशलेम बना दिया। ठीक है। जबकि ग्रीक और रोमन क्या कहते थे, पृथ्वी गोल है, जियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट की बात करते थे, पृथ्वी के चारों तरफ पिंड घूर्णन कर रहे हैं। बट इन्होंने क्या कह दिया कि पृथ्वी चपटी है और केंद्र पृथ्वी का यरूशलेम है। क्लियर है। तो आई होप आपको कारणों का पता लगा होगा। तो अभी दो तीन और कारण है, उसको भी डिस्कस करते हैं। तो ये कुछ ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से अंधकार युग जो है वो ऑलमोस्ट पूरे यूरोप पे छाया रहा। पर हाँ, अंधकार युग तो यूरोप में था, पर इसके अलावा चाइना और इंडिया में ज्योग्राफी का डेवलपमेंट इस टाइम पे हो रहा था। तो हम चाइनीज ज्योग्राफर्स की बात भी करेंगे आने वाली वीडियोस में, और इंडियन ज्योग्राफर्स की बात करेंगे, क्योंकि उनका कंट्रीब्यूशन अंधकार युग में बहुत अच्छा रहा था। ठीक है। फिर सोलिनस 250 ईस्वी, जो तीसरी शताब्दी में फला फूला प्रतीत होता है, ने विज्ञान का सामान्य भौगोलिक विवरण दिया। तो सोलिनस ने तीसरी शताब्दी में भूगोल का विवरण थोड़ा बहुत दिया था। कलेक्टिव रेरम मेमोरबिलम, यानी अद्भुत मामलों का उन्होंने संग्रह किया, यानी उन्होंने ये नाम दिया कलेक्टिव रेरम मेमोरबिलम। तो उस अंधकार युग में एक ये बुक जो थी, जो कि सोलिनस ने लिखी थी, इस बुक में आपको ज्योग्राफी के थोड़े बहुत तथ्यों को देखने को मिल सकता है। सोलिनस के काम को दुनिया के एक सार्थक भौगोलिक विवरण के रूप में नहीं लिया जा सकता है। अब क्यों नहीं लिया जा सकता है, कोशिश तो करी थी, पर क्यों नहीं लिया गया। सोलिनस का मुख्य उद्देश्य सभी अद्भुत चीजों और उस भौगोलिक ढांचे को एकत्रित करना था जिसमें उन्हें स्थापित किया गया था। हालांकि उन्हें प्लिनी पोम्पोनियस के साहित्य चोरी करने वाले रूप में वर्णित किया गया। तो यानी इनके ऊपर यह आरोप लगा कि इन्होंने प्लिनी और पोम्पोनियस मेला जो थे, इनकी चीजों को, इनके भौगोलिक तथ्यों को इन्होंने चुरा के अपनी बुक में लिखा था। इसीलिए इनकी चीजों को उन्होंने लोगों ने इग्नोर किया। क्योंकि देखिए सिंपल सी बात है, जब अंधकार युग में यात्राएं बंद हो गई तो आप किस तरीके से भूगोल का डेवलपमेंट कर पाओगे। क्योंकि भूगोल का विकास उस समय पर सिर्फ एक ही चीज के ऊपर डेवलप था, और वो थी आपकी यात्राएं। अब जब यात्रा ही बंद हो गई है तो कैसे विकास होगा। तो इन्होंने प्लिनी और पोम्पोनियस मेला के कुछ साहित्यों में से चीजों को चुरा के अपने साहित्यों में संग्रहित कर लिया। ठीक है। फिर हम बात करते हैं पोम्पोनियस मेला की। 335 से 391 ईसा पूर्व, उस समय के अंतिम महत्वपूर्ण भूगोलवेत्ता और इतिहासकार थे। उनके पास सैन्य प्रशिक्षण और अनुभव था। वे इतिहास और रक्षा के संबंध में भूगोल के मूल्य को पहचानने वाले पूर्वज में से अंतिम व्यक्ति थे। यानी टॉलेमी के बाद पोम्पोनियस मेला एक ऐसे जोग्राफर्स थे या इतिहासकार थे जो कि सैन्य प्रशिक्षक भी थे, अनुभव था उनको। उन्होंने अपनी जो रक्षा और इतिहास का संबंध है वो भूगोल से पहचान उसकी करवाई, यानी वो आखिरी पूर्वज माने जाते हैं। उसने टॉलेमी का मुक्त प्रयोग किया, लेकिन उनके इस प्रयास को टॉलेमी के कार्य का संक्षिप्तीकरण माना गया। पर पोम्पोनियस मेला ने जो काम किया, तो उस काम को ये कह दिया गया कि इन्होंने टॉलेमी की चीजों को उठा के उसको और ज्यादा एक्सप्लेन कर दिया है। इन्होंने अपना कोई भी काम जो है वो नहीं दिया है। तो इनके ऊपर ये आरोप भी लगा। उसके बाद तीसरी शताब्दी ईसा से लेकर इस्लाम के उदय तक ईसाई धर्म का प्रभाव पूरे यूरोप में रहा। यानी अंधकार के बाद अरब जोग्राफर्स की बात होने वाली है। तो तब तक का जो काल था, यानी 200 से लेकर 700 का ये जो ईसा पूर्व का टाइम था, ये अंधकार युग रहा। ईसाई युग को दुनिया के बारे में प्राचीन वैज्ञानिक अवधारणाओं के लुप्त होने के साथ साथ बड़े पैमाने पर धर्म ग्रंथों पर आधारित अवैज्ञानिक गैर आलोचनात्मक ब्रह्मांड विज्ञान पर प्रतिस्थापित कर, मतलब जितने भी साइंटिफिक इनोवेशंस थे, जितने भी साइंटिफिक नॉलेज थी, उन चीजों को ईसाइयों ने दबा दिया और अपने जो धर्म से, यानी उन्होंने अपने धर्म से जितने भी विज्ञान या गैर उचित बातों को पब्लिश करना शुरू कर दिया। ठीक है। तो उन्होंने यही कहा कि जो भी है वो गॉड ने किया है, जैसा भी काम है वो ईसाई धर्म उसमें सर्वोपरि दिखा दिया। यानी अपने धर्म को उन्होंने सर्वोपरि दिखा दिया, विज्ञान और भूगोल को उन्होंने बिल्कुल इग्नोर कर दिया। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं आखिरकार ईसाइयों का मेन काम क्या रहा। तो ईसाई यूरोप के काल में मानचित्र निर्माण कला का सबसे ज्यादा ह्रास हुआ। यानी अगर मैं मानचित्र की बात करता हूं तो टॉलेमी ने तो एक अच्छा मैप बनाया, पर ईसाइयों ने एक मानचित्र ऐसा बनाया जिसकी वजह से मानचित्र की जो कला है वो बिल्कुल जीरो हो गई।
अब ग्रीको रोमन काल के बेहतर ज्ञान तट रेखाओं का काफी सटीक चित्रण खो गए। इसके बजाय नक्शे पूरी तरह से फैंसी हो गए, यानी आपको नाम सुना होगा टीओ मैप। तो आप देख सकते हैं कि ये ओ है और ओ के बीच में टी है, और उसके बीच में जो केंद्र है वो किसको बनाया गया है, यरूशलेम को। ये जो टी में एक लाइन है, राइट की तरफ ये रेड सी है और लेफ्ट की तरफ तानिस है, और ये आपका यूरोप महाद्वीप है, ये आपका अफ्रीका महाद्वीप है, और ये आपका एशिया है। और इसके ऊपर जो है वो पैराडाइस यानी स्वर्ग है, अकॉर्डिंग टू ईसाई धर्म। ठीक है। उसके बाद जो बीच में सागर है इसको हम भूमध्य सागर यानी मेडिटेरियन सी कहते हैं। तो ये जो मैप था ना, बहुत ही अजीब चीजें पेश करने लगा, बिल्कुल रियलिटी से बिल्कुल परे था। तो इसीलिए कहते हैं कि अंधकार युग में सबसे ज्यादा अगर किसी चीज को नुकसान हुआ तो वो मानचित्र कला का ह्रास हुआ। ठीक है, यानी मानचित्र निर्माण करने की जो कला थी, सबसे ज्यादा नुकसान उसी को हुआ था। ठीक है, अब समझते हैं क्यों। आबाद दुनिया को समुद्र से घिरे गोलाकार आकृति में दिखा दिया गया। यह आकृति पूर्व दिशा की ओर उन्मुख थी। भूमि के क्षेत्र मध्य में जल निकायों की टी आकार की व्यवस्था थी। टी का तना भूमध्य सागर को निर्धारित करता था, जैसा कि अभी हमने इसके अंदर देखा। टी का शीर्ष एक और एजियन और काला सागर, दूसरी तरफ नील नदी लाल सागर का प्रतिनिधित्व करता है। 3 भाग उन्होंने दिखाए, यूरोप, एशिया और अफ्रीका। याद रखेंगे ये चीज। आबाद दुनिया का केंद्र टी के केंद्र के ठीक ऊपर है, यानी यरूशलेम की बात करते हैं। सुदूर पूर्व में आबाद दुनिया की सीमा से परे स्वर्ग था। इसके अलावा इन सभी मानचित्रों में पौराणिक स्थानों, जानवरों, ड्रैगन को शामिल किया गया, जैसा कि पौराणिक गोग और मगोग राज्य जो कि ईसाई दुनिया के लिए अविश्वास खतरे थे। यह मानचित्र कला काफी लंबे समय तक प्रचलित रही। तो सोचिए कितना ज्यादा मानचित्र कला का नुकसान हुआ अंधकार युग के अंदर। उसके बाद ईसाई भिक्षुकों ने यूनानियों और रोमन के अवधारणाओं को छद्म वैज्ञानिक सिद्ध करने का प्रयास किया। तो कुछ ईसाई जो भिक्षुक थे उन्होंने यूनानी और रोमन अवधारणा को वैज्ञानिक तौर पे सिद्ध करने की प्रयास करी। तो उनमें से कुछ जैसे लैक्टेशियस, फिर्मियानस 260 से 340 ने यह तर्क प्रस्तुत किया कि पृथ्वी एक गोलाकार नहीं है, और एक गोलाकार आकाश के लिए गोलाकार पृथ्वी की आवश्यकता होती है। जाहिर सी बात है, अगर आकाश गोलाकार है तो उसके लिए पृथ्वी का गोलाकार होना बहुत जरूरी है। सॉरी, जरूरी नहीं है। ठीक है, तो उन्होंने ये बोला कि अगर पृथ्वी गोलाकार नहीं है तो ये गोलाकार आकाश के लिए गोलाकार पृथ्वी की आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार उनके अनुसार एंटीपॉड की संभावना का विचार पूरी रूप से बेतुका था। ठीक है, पूरी तरह से ईसाई अलौकिकता हावी होने के कारण डार्क एज के मानचित्र निर्माताओं ने दुनिया को वैसा दिखाने का कोई गंभीर प्रयास नहीं किया जैसा कि दुनिया रियलिटी में थी। उनके मन में जो आया, जैसा उनको लगा दुनिया होनी चाहिए, उन्होंने उस तरीके के मानचित्र को उसमें दिखा दिया, पर उन्होंने रियलिटी को बिल्कुल इग्नोर कर दिया। इसके बजाय फिरमेनस ने कलात्मक और प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति पर ध्यान केंद्रित करते हुए अपने दिमाग में एक आदर्श पैटर्न का पालन किया। ठीक है, अब ये देख लेते हैं कि उस टाइम पे वर्ल्ड में जो एंशिएंट एक्सप्लोरर थे उनके अकॉर्डिंग ये सारा जो आप मैप देख पा रहे हैं, उन्होंने इस मैप का निर्माण किया। ठीक है, तो आप ये देखिए, तो ये लिमिट है, यानी आप डॉटेड लाइन देख रहे हैं, ये लिमिट थी, इससे ज्यादा डेवलपमेंट उन्होंने देखा नहीं। तो ये सारी चीजें हैं। उसके बाद क्या होता है, 4वीं शताब्दी की शुरुआत में रोमनों के मानचित्र का ईसाईकरण महान चर्च फादर सेंट जोरोम द्वारा किया गया। तो 4वीं शताब्दी की जैसे ही शुरुआत होती है, रोमन ने जो मानचित्र बनाया था उसका ईसाईकरण कर दिया गया, जिसमें फादर सेंट जेरोम ने सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम किया, जिन्होंने एक नक्शा बनाया था जिसमें उन्होंने सभी वास्तविक अनुपातों से परे पवित्र भूमि को बढ़ा चढ़ा कर दिखाया। यानी उन्होंने कहा कि ये इस जगह पर पवित्र भूमि है और यहीं से पूरी दुनिया की जो है शुरुआत होती है। उन्होंने सिर्फ पवित्र भूमि के ऊपर फोकस किया। 8वीं शताब्दी में बीटस नामक एक स्पेनिश भिक्षु ने पुराने रोमन मानचित्र का एक दिलचस्प संस्करण तैयार किया। बाद में जिन शास्त्रियों ने इसकी प्रतिलिपि बनाई, उन्होंने इस भौगोलिक सामग्री पर थोड़ा ध्यान दिया, यहाँ तक कि मानचित्र का अंडाकार आकार भी अक्सर विकृत हो जाता था। कभी आयत में बदल देते थे, कभी वृत्त में बदल देते थे, कभी अंडाकार बदल देते थे। तो यानी मानचित्र के साथ वो क्या कर रहे थे, खींचातानी कर रहे थे। जिसकी मर्जी में जो आ रहा था, जिस चर्च की मर्जी में जो आ रहा था, वो उस हिसाब से उसको तोड़ मड़ोड़ के पेश कर दे रहा था। अंधकार युग का विशिष्ट विश्व मानचित्र एक डिस्क पर बनकर रह गया था, जैसा कि वहां रोमनों के लिए था।
अपने सबसे चरम रूप में टी इन ओ यानी ऑर्बिस टेरारम व व्हील मानचित्र के रूप में जाना जाता है, जो कि अभी हमने देखा टीओ मानचित्र। इसकी योजनाबद्धीकरण में एशिया को आमतौर पर ओ के ऊपर आधे हिस्से में कब्जा करते हुए दिखाया गया था, जबकि यूरोप और अफ्रीका को निचले आधे हिस्से में दिखाया गया था। बाइबल पाठ के अनुसार यरूशलेम आमतौर पर पृथ्वी का केंद्र था। ठीक है, तो अंधकार युग के बारे में जर्मन विद्वान स्मिथ सारांशित करते हैं कि नए देशों की खोज नहीं हुई थी। डार्क एज में साम्राज्य बड़ा नहीं बल्कि छोटा हो गया था। तो ये कंक्लूजन है। यानी डार्क एज के बाद क्या हुआ? पहला, नए देश की खोज नहीं। दूसरा, साम्राज्य बड़ा नहीं छोटा हो गया। पूर्व और दक्षिण और उत्तर में युद्ध के कारण व्यापार बिल्कुल खत्म से हो गए। इसके अलावा उद्योग में अनुसंधान और खोज की भावना के ऊपर कोई सवाल नहीं कर सकता था। और जो पुस्तकें उस टाइम पे थी, उन्हीं पुस्तकों के आधार पर जो लोगों के मन में आया उन पुस्तकों में पब्लिश कर दिया। ठीक है, तो ये इसके कंक्लूजन्स है दोस्तों। तो ये भी कंक्लूजन्स भी आप लोग समझ लेंगे, यानी निष्कर्ष है। सो आज की जो डार्क एज की वीडियो है वो यहीं पे समाप्त होती है। तो आई होप आज की वीडियो काफी अच्छी लगी होगी गाइस। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो एंड कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। Fearless.